Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So now we are at the second part of the chapter. We can divide the chapter into two parts, part A, part B. So part A was all about indefinite integrals. और ऐसे मान लो कि सेकेंड हाफ पोर्शन जो है अब चैप्टर का यहाँ से शुरू हो रहा है. कंपेरेटिवली लेंथ वाइज वो ज्यादा बड़ा है, बट दो पार्ट्स में डिवाइड करें. सो दिस इज पार्ट बी ऑफ द चैप्टर. टॉपिक नेम यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज डेफिनेट इंटीग्रल. अब पहले तो डेफिनेट इंटीग्रल को बिल्कुल जनरल और कैजुअल तरीके से समझ लेते हैं, फिर इसके नोट्स की बात करते हैं और फिर सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पर. ठीक है. तो बिल्कुल सरल तरीके से अगर बात करें तो उसी चीज पे आ जाते हैं जहां अपन ने इंटीग्रल की डेफिनेशन को स्टार्ट किया था फर्स्ट एक्सरसाइज से भी पहले. तो क्या सीखा था हमने कि लेट्स से दिस इज ए 2D प्लेन. तो अगर मेरे पास एक कर्व है लाइक दिस, और मैं कहूं इस कर्व पे मुझे कोई भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे x=a नामक कोई पॉइंट ले लो. मैंने कहा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे लेट्स से कर्व का नाम है y=fx. ठीक है. तो मैंने कहा कि अगर इस पॉइंट पे मुझे इस कर्व का क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए. तो आपने इस एक्सरसाइज में क्या बहुत पहले सीखा कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप. यही होता है डेरिवेटिव का मीनिंग. क्या होता है, इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊं लाइक दिस. टेंजेंट होती क्या है, जो कर्व को बाहर से छू के निकल जाए, एक पॉइंट पे टच करें, इंटरसेक्ट करें. तो ये जो लाइन बनी, जो टेंजेंट बनी, इसका जो स्लोप होगा, इसका क्या होगा, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट. स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट ही एक्चुअली इस एफ एक्स नामक कर्व का डेरिवेटिव है ना. डेरिवेटिव ऑफ y=fx एट x=a. राइट. ये सीखा है हमने अभी तक. तो अगर मैं कर्व को डिफरेंशिएट करता हूं तो यूं कह दो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलती है. राइट. तो मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट को इंटीग्रेट करूंगा तो कर्व मिलेगा उल्टा. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यही तो कनेक्शन था. ये सरल सी भाषा में बात करें, बिल्कुल कैजुअल लैंग्वेज में, तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो कर्व से क्या मिलता है, कर्व से टेंजेंट नहीं मिलती, स्लोप मिलता है, मतलब एक नंबर मिलता है. टेंजेंट तो एक फिगर हो गया ना, कर्व से हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलती है. राइट. ये तो हो गया डिफरेंशिएशन प्रोसेस. अब उल्टा कर दें, मतलब यहां से यहां तो है डिफरेंशिएशन प्रोसेस. ओके. यहां से यहां पहुंचना तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस, और वहां से वहां पहुंचना क्या है, इंटीग्रेशन प्रोसेस है. यानी एक ऐसी कर्व सोचना जो दिए हुए नंबर को अगर स्लोप मान लिया जाए, तो उस टेंजेंट से रेफरेंस में जो कर्व बनेगा उस कर्व को सोचना ही इंटीग्रेशन करना है, उल्टा काम करना है. ठीक है. फिर हमने बाद में क्या सीखा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक समुद्र से एक पानी की बोतल भर के लाओ, भर के ले आओगे. ठीक है. लेकिन उल्टा काम करवाएं, पानी की बोतल, अब जैसे समुद्र से पानी की बोतल मैंने भर के लाया तो वो अलग हो गई, समुद्र अलग वो अलग. लेकिन हम उल्टा काम करूँ, पानी की बोतल को समुद्र में डाल दूं और मैं पूछूं कहाँ है वो पानी की बोतल, मिल जाएगी क्या वो इतने बड़े समुद्र में, नहीं मिलेगी. तो जस्ट उल्टा काम, जस्ट इसमें भी सेम उल्टा काम है कि अगर आप कर्व से स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहे हो तब तो वो आसान है, वही समुद्र से पानी की बोतल भरना है. बट आप पानी की बोतल से समुद्र ढूंढना चाह रहे हो, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट से कर्व ढूंढना चाह रहे हो, तो आपको मिलेगा तो सही, पर यूनिकली नहीं मिलेगा, एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा. ये सीखा था हमने कि अगर मैं, जैसे मैंने अभी ये कर्व बनाया, फिर मैंने ये लाइन खींची तो बनाना आसान था. लेकिन सपोज करो पहले लाइन होती और उससे कर्व बनाना होता. पहले क्या होती, लाइन होती, और उससे कर्व बनाना होता. तो पहले पहले आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है. क्या गिवन है, स्लोप. स्लोप क्या होता है, एक नंबर. तो अगर आपको पहले ऑलरेडी एक नंबर गिवन है, तो दुनिया में एक ही लाइन थोड़ी ना है जिसका वो स्लोप है, वो बहुत सारी लाइंस का स्लोप है. इससे पैरेलल जितनी भी लाइंस बन रही हैं, इससे पैरेलल हम जितनी भी लाइंस बना रहे हैं, सबका स्लोप वही है जो इस लाइन का स्लोप है. राइट. एक और बना दो. तो फिर इस पॉइंट पे x=a पॉइंट भी चलो हमने फिक्स कर रखा है.
तो इस पॉइंट पे बनने वाले कर्व्स, जब टेंजेंट ही बहुत सारे बन रहे हैं तो कर्व्स भी डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। जैसे एक तो बना ही था हमारा, एक तो ये बन गया हमारा, तो एक ये भी बन जाएगा, एक ये भी बन जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो इनसे रेलेवेंट जो कर्व बन रहे हैं वो भी पैरेलल ही बन रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कर्व बन के आएगा, बनेंगे एक दूसरे से पैरेलल। इनको ऑर्थोगोनल कर्व्स भी बोलते हैं, सीखा था हमने, है ना। ठीक है, ओके। अब हमने जब डिफरेंशिएशन किया तो हमने कर्व को एफ एक्स रखा, ओके, और उसके डेरिवेटिव को हमने एफ डैश एक्स रखा। अब अपन उल्टा काम कर रहे हैं, तो अब अपन क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन को अगर मैं एफ एक्स रखूं, यानी मैं टेंजेंट को एफ एक्स रखूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स रखूं, तो उससे इंटीग्रेट होकर जो कर्व मिलेगा उसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया हमने। तो लेट्स से ये डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स हैं, तो जो मेन ये लाइन थी वो एफ ऑफ एक्स था, तो ये जो कर्व्स मिल रहे हैं वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में मिल रहे हैं। जैसे ये वाला कर्व मान लेते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये भी कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो सारे के सारे कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट किए जाएंगे। बट ये एक दूसरे से कैसे अलग होंगे, ये एक दूसरे से किस लिहाज से अलग होंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं तेरा कांस्टेंट 1 है, तेरा कांस्टेंट 2 है और तेरा कांस्टेंट 3 है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हम उसको एफ एक्स प्लस सी से मानते थे, तो वहां पे सी जो होता था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो इंडेफिनेट होता था, मतलब कुछ भी रखा जा सकता है, वन कोई वन रख सकता है, कोई टू कोई थ्री कोई फोर, जैसे ये अलग 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 अपने को कर्व्स मिल रहे हैं। अब इसमें से एक पर्टिकुलर कर्व को चुन, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को सेलेक्ट कर लेना, यानी मुझे तो टू ही चाहिए, ही डेफिनेट इंटीग्रेशन है। मतलब करो वही काम, बट जो सी को आप इंडेफिनेटली रख रहे हो कि मर्जी आए जो ले लो, सबको ऑप्शन दे रहे हो कि मर्जी आए जो ले लो। अब ऑप्शन ना दो और एक पर्टिकुलर सी रख लो, इन बहुत सारे अनंत सीओ में से एक पर्टिकुलर सी रखना ही डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेटली बात कर रहे हैं हम, जैसे मैंने कहा ना डेफिनेटली ये काम तो डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली मतलब टू द पॉइंट बात कर रहे हैं हम अपन। इनडेफिनेटली का मतलब यूं ही बात कर रहे हैं, उसमें टू द पॉइंट बात नहीं हो रही। तो जैसे मैंने एफ एक्स प्लस टू वाला कर्व रख लिया, यानी कि कौन सा कर्व रख लिया, ये वाला कर्व रख लिया, तो ये वाला कर्व वो जो नंबर गिवन होगा मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट का डेफिनेट इंटीग्रल है। और इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या है, ये सारे कर्व्स यानी फैमिली ऑफ कर्व्स। इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या देगा, फैमिली ऑफ कर्व्स। डेफिनेट इंटीग्रल क्या देगा, डेफिनेट कर्व देगा। बोलो समझ आया, इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या देगा आपको, फैमिली ऑफ कर्व्स जो कि एक दूसरे से पैरेलल होंगे। डेफिनेट इंटीग्रल क्या देगा, एक डेफिनेट कर्व देगा। ठीक है, अब ये डेफिनेट कर्व मिले कैसे, मतलब सी की वैल्यू फिक्स कैसे हो जाए टू, बात ये है। यानी कि ये सी हट जाए और इसमें से कोई एक फिक्स कांस्टेंट निकल के आए, ऐसा कैसे हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गिवन फंक्शन को एक लिमिट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, लिमिट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। कैसे, तो लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, इसको अब तक मैं इंटीग्रेट कर रहा था लाइक दिस, ऐसे ही तो इंटीग्रेट कर रहा था, है ना। तो मुझे कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी नामक एक फंक्शन मिल रहा था, यही तो कर रहे थे अभी अपन 7 एक्सरसाइजेस में। अब हम क्या करेंगे, इसको एक लिमिट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट रख के। लेट से लोअर लिमिट ए मान ले और अपर लिमिट बी मान ले, यहाँ पे इसको लिखा जाता है, नीचे ए लिखा जाएगा ऊपर बी, यानी कि ए टू बी हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, लोअर टू अपर इंटीग्रेट किया जाएगा, अपर टू लोअर नहीं, है ना। तो उसका जो आंसर आएगा उसमें क्या होगा कि हम इसके बाहर जो भी आंसर आएगा, इंटीग्रेशन प्रोसेस नॉर्मली जो चल रहा है वही कैरी आउट करेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। पर हम इस पे भी लिमिट लगा देंगे फाइनल आंसर पे भी। अब फाइनल आंसर पे लिमिट लगाने का मतलब ये हो गया कि एक बार एक्स को बी से रिप्लेस करना है, फिर ए से रिप्लेस करना है और फिर दोनों का डिफरेंस देखना है। ओके, तो करना क्या है, जो भी यहाँ पे फंक्शन बना, जैसे साइन इधर अगर cos x था तो साइन एक्स बन चुका होगा, तो उस साइन एक्स में रखना है बी और ए, cos x में नहीं रखना, मेन फंक्शन में नहीं, आंसर में, है ना। तो क्या रखेंगे, पहले बी रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या करेंगे एफ ऑफ बी प्लस सी एज इट इज, ये तो बी रख दिया मैंने। अब एफ ऑफ ए प्लस सी एज इट इज, ये मैंने ए रख दिया, और इसका डिफरेंस। अब खुद सोचो, इनका जब हम डिफरेंस करेंगे तो खत्म हो गया ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इनके इन फंक्शंस में ही कोई फिक्स कांस्टेंट निकल के आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो यूं कह दें कि एक इंटीग्रल को सी से रहित कर देना ही डेफिनेट इंटीग्रेशन है, सी एलिमिनेट हो जाए उसमें से, जो इनडेफिनेट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था वो एलिमिनेट हो जाए। तो इस प्रोसेस से एलिमिनेट हो गया ना। तो कोई कहे कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, तो आप क्या कहोगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में से सी हटाना ही डेफिनेट इंटीग्रल है। कोई कहे ये काम कैसे करोगे, तो आप कहोगे इंटीग्रेशन विद इन ए लिमिट कर दो।
तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रल विद इन ए लिमिट, इंटीग्रल विद इन ए लिमिट। ओके डन। अब ये तो हो गई इसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन, ओ अर्थमेटिक डेफिनेशन। अर्थमेटिक में क्या होता है, चीजें नंबर्स में चलती है, ज्योमेट्रिक में फिगर्स में चलती है। तो ये तो हो गई एक अर्थमेटिक डेफिनेशन। एक फंक्शन होगा, ए टू बी इंटीग्रेट करना होगा तो अच्छा फाइनल आंसर न्यूमेरिक आएगा, एक्स में नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी न्यूमेरिक है। तो यहाँ पे फंक्शन एक्स में था लेकिन आपने न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी ना, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनल आंसर आ गया 39। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग की बात करते हैं कि ये जो किया हमने और 39 मिला हमें, ये 39 उस कर्व का क्या है? क्या निकाल दिया हमने उसका? वो तो पता होना चाहिए निकाला क्या हमने, है ना? तो बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग की। ज्योमेट्रिक मीनिंग से समझ में आएगा कि 39 क्या निकाला है। ओके, तो चले नेक्स्ट टॉपिक पे कि ज्योमेट्रिक मीनिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा, ये तो डेफिनेट इंटीग्रल की जनरल इंट्रोडक्शन हो गई थी। अब बात करते हैं क्या? ज्योमेट्रिक मीनिंग। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसका आना मैं लास्ट ईयर का वीडियो भेजूंगा आपको। अभी अपन ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं ना, लास्ट ईयर इसके प्रॉपर नोट्स लिखवाए थे, तो वो लिखे हुए नहीं है उस वीडियो में। तो एज इट इज आप वो प्रॉपर नोट्स लिख लेना, वो यही सब है जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। अभी अपन कैजुअल सरल भाषा में डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे ऑथेंटिकली रिटर्न नोट्स हैं बस, ये है। वो एनसीईआरटी के ही हैं, वहां से चूज किए हुए हैं ना, तो वो भेज दूंगा मैं, है ना। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या कहता है कि लेट से 2D प्लेन है, ठीक है, लेट से एक कर्व है। अब देखो, जब अपन उल्टी बात कर रहे थे तब अपन एफ एक्स को लाइन ले रहे थे और उसके इंटीग्रल को कर्व ले रहे थे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। लेकिन अब तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन की बात करेंगे ना, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन की बात थोड़ा ना करेंगे। तो अब अपन कर्व को ही एफ एक्स लेंगे, अपन कर्व को ही क्या लेंगे? एफ एक्स लेंगे। ऐसा नहीं है कि सर आपने तो कर्व को कैपिटल एफ ऑफ एक्स लेने के लिए कहा था ना, वो तो समझाने के लिए था कि अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो इसका इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स, समझ आया? तो अब मैं लाइन से कर्व नहीं बना रहा, मैं सीधे कर्व बना रहा हूं। तो लेट से एक कर्व है और इसको इंटीग्रेट करना है विद इन एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या? वो 39 क्या आया वहां पे, ये तो सोचना है। तो लेट से दिस इज अ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, और मैंने आपको कहा इसको आप ए टू बी इंटीग्रेट कर दो। तो ए टू बी इंटीग्रेट कर दो, तो अभी जैसे अपन ने पिछली शीट पे ए और बी वैल्यू रखी, वो किसकी जगह रखी? एक्स की जगह। तो आप मानते हो ए और बी एक्स की वैल्यूज हैं, तो एक्स एक्सिस पर ही कहीं होंगी। और ए छोटा होगा हमेशा बी, ए टू बी में ए लेफ्ट साइड पे, बी राइट साइड पे। ओके, तो एक्स इक्वल टू ए यहां मान लूं और एक्स इक्वल टू बी लेट से मैं यहां मान, ठीक है। तो वो जो 39 आया था ना, ध्यान से सुनना, वो 39 न्यूमेरिक वैल्यू आई थी, इस पोर्शन का एरिया है। ये है इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब होता है कि जो हम निकाल रहे हो क्या निकल रहा है। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या समझे कि जो डेफिनेट इंटीग्रल निकलता है वो दिए हुए कर्व के नीचे का एरिया निकलता है विद इन द गिवन लिमिट, विद इन द, इस लिमिट के अंदर, और कर्व के नीचे का एरिया निकलता है। एरिया हमेशा चार दीवारी में होता है, तो चार दीवारी कहाँ मिलेगी? एक दीवारी तो खुद वो कर्व होगी, एक दीवारी एक्स एक्सिस होगी अगर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया जा रहा है। अगर विथ रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट किया जा रहा है तो फिर दूसरी ये एक्स की जगह वाई वाली दीवारी होगी, फिर समझ आया? उल्टा हो जाएगा काम। तो हम एक बार जनरल बात कर रहे हैं, जैसे मैंने इंटीग्रेल किया एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम द लिमिट ए टू बी, तो डी एक्स किया ना, तो एक दीवारी का काम एक्स एक्सिस करेगा, और डी वाई करता तो एक दीवारी का काम वाई एक्सिस करता, है ना। एक दीवारी का काम कौन करेगा? एक्स एक्सिस। एक दीवारी का काम कौन करेगा? खुद फंक्शन कर्व एफ एक्स। और दो दीवारी हो गई, बची हुई दो दीवारी कौन होंगी? एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, ये बची हुई दो दीवार। तो इन चार दीवारी के बीच का एरिया जो इंक्लोज हुआ उसी को डेफिनेट इंटीग्रल हम कहते हैं, ठीक है। अब जब अपन एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी के रेफरेंस में ये परपेंडिकुलर खींच देते हैं, तो इन लाइन को बोला जाता है ऑर्डिनेट्स। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट्स। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ये है कि गिवन कर्व के नीचे का एरिया बिटवीन द गिवन ऑर्डिनेट्स एंड द एक्स एक्सिस। ऑथेंटिकली कहें तो डेफिनेट इंटीग्रल इज द एरिया enclosed under the given curve between the given ordinates
एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, यही डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिक मीनिंग है। ओके, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब क्या होता है कि कई बार इसी में जैसे एरिया फंक्शन भी समझा देते हैं, फिर नोट्स तो मैं वीडियो में ना भेज ही दूंगा। और ये जो मैंने अभी कहा ना कि एरिया अंडर द कर्व, अभी हम नीचे आएंगे ना तो हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस मिलेंगी। क्या मिलेगी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये दो हैं गिनती में, कितनी है? दो। तो अभी जो मैं एरिया वाली बात बता रहा हूं वो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, और इससे पहले जो अर्थमेटिक मीनिंग बताया था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, वो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट कौन सी है? एरिया वाली। फर्स्ट सेकंड कौन सी है? मतलब उल्टा है, जो पहले बताई वो सेकंड है, जो बाद में बता रहा हूँ वो फर्स्ट है। ज्योमेट्रिक मीनिंग वाली फर्स्ट है। ओके, और फर्स्ट फंडामेंटल, ये फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली एरिया वाली। तो जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, उससे हमको एरिया फंक्शन भी मिलता है। क्या है ये एरिया फंक्शन? एरिया फंक्शन का मतलब ये है कि अगर हमको एक कर्व गिवन है, ये 39 हटा दो अभी। अगर हमको एक कर्व गिवन है एफ एक्स, जिसे हमको इंटीग्रेट करना है वही ए टू बी, राइट? तो इसका मतलब इस पोर्शन का एरिया निकालना। अभी क्या कह रहा है कि बी को एक्स से रिप्लेस कर दो, अपर लिमिट को किससे रिप्लेस कर दो? एक्स से। तो उससे क्या होगा? तो सपोज करो, अगर मैं ए टू बी इंटीग्रेट करूं तो ये पूरा एरिया निकलेगा। अब मैं ए टू एक्स इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो एक्स तो वेरिएबल होता है, तो ए और बी तो फिक्स हैं, ए और बी फिक्स हैं। लेकिन एक्स फिक्स थोड़ी ना है, एक्स तो वेरिएबल है। तो इसका मतलब है कि एक्स कभी तो यहां जाएगा, कभी यहां आ जाएगा, कभी यहां आ जाएगा, कहीं पर भी आ सकता है। ये एक्स हो सकता है, ये एक्स हो सकता है, एक्स की वैल्यू तो बढ़ रही है घट रही है। तो एक्स सपोज करो मैंने यहां रखा, तो एरिया ये निकला। अगर मैं एक्स को बढ़ा के यहां ले लूं तो एरिया भी बढ़ जाएगा। अगर और बढ़ा दूं तो और बढ़ जाएगा। तो मानते हो ये एरिया एक्स पे डिपेंड कर रहा है? ये एरिया कम और ज्यादा किस पर? एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो जो चीज एक्स पर डिपेंड करती है वो फंक्शन ऑफ एक्स होता है। जैसे मैंने कहा 2x+1, अब इसकी वैल्यू एक्स पे डिपेंड करेगी, तो ये एक फंक्शन ऑफ एक्स है या नहीं है? तो ये एरिया एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये एरिया फंक्शन है। ये एक्स की फॉर्म में मिलेगा। भाई इसका आंसर अगर बी रखता तो न्यूमेरिक फॉर्म में मिलता, लेकिन एक्स रख रहा हूं तो एक्स की फॉर्म में, एक फंक्शन ऑफ एक्स की फॉर्म में मिला कि नहीं मिला? इसका जो भी आंसर आया एक फंक्शन ऑफ एक्स मिला कि नहीं मिला? तो वो फंक्शन ऑफ एक्स जो भी मिला, x² + 3x जो भी मिला, उसी को एरिया फंक्शन कहते हैं, और उसको डिनोट कराते हैं ए ऑफ एक्स। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसको एक जगह फिक्स कर देते हैं कि ये एक्स मैंने यहां रख दिया है, तो अब इसके बीच का जो एरिया निकल रहा है ये एक्स के फॉर्म में ही निकल रहा है अभी, है ना? यही ए ऑफ एक्स है, ये वाला पोर्शन ही ए ऑफ एक्स है। क्लियर? ये एरिया फंक्शन भी कवर हो गया, जो किसकी देन है? फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल। ये छोटी मोटी जीके याद रखना। कितने इंटीग्रल कैलकुलस के कितने फंडामेंटल थ्योरम है? दो। एरिया फंक्शन कौन से फंडामेंटल थ्योरम की देन है? फर्स्ट वाले की। सेकेंड वाले थ्योरम से तो केवल और केवल हमको आर्थमेटिक रूप में इंटीग्रल सॉल्व करना है, फर्स्ट से ज्योमेट्रिक मीनिंग का कनेक्शन है। ओके, चलो आ जाओ। ऑल थिंग्स डन। हाँ, अब एक बार रोड मैप बनाओ। तो डेफिनेट इंटीग्रल वाज प्रीवियसली डिवाइडेड इनटू 4 एक्सरसाइजेस। सात तो हो गई है हमारी, 7.7 तक हो गई है। 7 चैप्टर है नहीं है? नहीं, 8 है। 7th है, ओके। तो 7.8, 7.9, 7.10 एंड 7.11, प्रीवियसली इट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 एक्सरसाइजेस। इनके क्या क्या नाम थे वो सुन लो। 7.8 में डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम की बात कर रहा था, लिमिट ऑफ ए सम। 7.9 में फंडामेंटल थ्योरम, यानी वही जो कर रहे हैं अभी अपन, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, यानी कि अर्थमेटिक रूप से डेफिनेट इंटीग्रल निकाला जाए, सी को हटा के सी की डेफिनेटली कोई वैल्यू रखी जाए। फंडामेंटल थ्योरम सेकंड वाला है ना। फर्स्ट वाले की बात करें तो समझ जाना एरिया फंक्शन। अच्छा, फर्स्ट वाले की बात पता है कहाँ करेगा? अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, उसमें वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स है। तो उसमें फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से एरिया 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 निकालेंगे, वही उसका एप्लीकेशन है।
तो सेकंड की अभी इस में बात करेंगे हम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। बात करने का मतलब है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, अर्थमेटिक तरीके से। कैमरा ऑफ है। हम्म। डन। और 7.10 में वही आ जाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाएगा। जो हमारे इंडेफिनेट इंटीग्रल में भी सबसे पहला मेथड क्या आया था, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सारे थोड़े इंटीग्रेट होंगे, रखे रखाए थोड़ा ना मिलेंगे, हमको सब्स्टिट्यूट करके उनको इंटीग्रेबल फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, तो वही सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा। अब इंडेफिनेट इंटीग्रल का सब्स्टिट्यूशन मेथड और डेफिनेट इंटीग्रल का सब्स्टिट्यूशन मेथड 90% सेम है, बट जो 10% डिफरेंस है ना, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, वही सीखना है। अगर वो डिफरेंस नहीं होता तो ये टॉपिक की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चला लेते हैं। बट डिफरेंस है, इसलिए अलग से एक एक्सरसाइज है उसकी, ठीक है। 7.11 में प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा रोड मैप। अब इसमें से एक एक्सरसाइज आपकी कट चुकी है, दैट इज लिमिट ऑफ ए सम। याद करो, हमने शुरुआत में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन की बात करें तो लिमिट ऑफ ए सम से पढ़ा था। लिमिट ऑफ ए सम मतलब, याद करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, जीरो, एच एच, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। यही है हमारा क्या, ये किसकी डेफिनेशन है, डेरिवेटिव की। तो कुछ इसी तरीके से अगर अपन डेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ें तो वो कैरीड आउट था 7.8 में। अब इसको अपन ने ज्यादा टाइम तक थोड़ा ना रखा, ये तो अपन ने एक एक्सरसाइज में पढ़ा, उसके बाद तो फिर अपन एडवांस टेक्निक पे आ गए ना। तो उसमें भी लिमिट ऑफ ए सम में भी 4-5 क्वेश्चन इस तरीके से थे, लिमिट वाले तरीके से थे। बट फिर उसको भी हमने ज्यादा टाइम ना पढ़ के मेन एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पे, तो अब तो ये कट ही गया है, तो अब तो पढ़ना ही नहीं है। अब तो सीधे प्रैक्टिकल तरीके पे आ जाना है, यानी कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, यानी सीधे ही सवाल करना स्टार्ट कर देने हैं। ओके, चलें आगे। ये हो गया रोड मैप। ये देखो डेफिनेटली से लिमिट ऑफ ए सम, तो ये गिवन तो है बट हमको पढ़ना नहीं है, कोई एच की वैल्यू में कन्वर्ट करके, है ना। इसकी एक्सरसाइज नहीं है, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर है, ये हमको नहीं पढ़ना, दैट इज ऑमिटेड। ये मेरी पुरानी बुक है, आपकी बुक में तो ये एज लिखा है ना, डेफिनेट इंटीग्रल, अच्छा है क्या लिखा, ये पुरानी है आपकी भी, नई बुक में तो ये टॉपिक ही नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये लिमिट वाले तरीके से इंटीग्रल निकाला जा रहा है। भाई 0 to 2 इंटीग्रेट करना है तो ये लिमिट वाले तरीके से निकालना ही लिमिट ऑफ ए सम है, जो पढ़ना ही नहीं है हमको, है ना। ये होता है लिमिट ऑफ ए सम वाला तरीका, कि एक फंक्शन को अगर आप ए टू बी इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसको कैसे इंटीग्रेट करो, बी माइनस ए, लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, 1/n, फिर फंक्शन एक बार ए पे लगाओ, फिर ए प्लस एच पे लगाओ, फिर ए प्लस 2 एच पे लगाओ, फिर ए प्लस 3 एच पे लगाओ, ऐसे करते 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 ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स एच पे लगाओ, ठीक है। एच की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई। ये थोड़ा सा तरीका है ना, अभी सेकंड एक्सरसाइज में आ जाएगा। मैं ये फंक्शन ये हमको मिला कहाँ से, इसका डिस्क्रिप्शन सेकंड एक्सरसाइज नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आ जाएगा, वहां पे एरिया ही तो निकालना है, ठीक है। और अभी वैसे निकालना तो है ही नहीं, प्रैक्टिकली देखें तो ओमिटेड है ना, वही लिमिट ऑफ ए सम से करवा रहा है, बट करना ही नहीं है, मतलब 7.8 ओमिटेड है इसमें, ये कुछ है क्वेश्चन हमको लिमिट ऑफ ए सम से करने थे जो ओमिटेड है। तो हमको तो सीधे फंडामेंटल थ्योरम से करना है, यानी कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम जो एरिया फंक्शन जिसकी देन है, दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें एरिया फंक्शन निकलता है ऐसे, सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। ये कुछ रिमार्क्स हैं जिसको पढ़ लेना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप पढ़ लेना एक बार घर पे, बट सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क है इसमें से, देखो क्या कह रहा है, सेकंड थ्योरम बहुत यूजफुल है। सेकंड थ्योरम बहुत यूजफुल क्यों है, क्योंकि ये हमको डेफिनेट इंटीग्रल निकाल के देती है काफी असली, काफी इजीली, विदाउट कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ ए सम। मतलब ये ना हो तो हमको लिमिट ऑफ ए सम से निकालना पड़े, लिमिट वाले तरीके, तो कितना हेक्टिक हो जाए। तो ये हमको सेकंड फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रल कैलकुलस विदाउट कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ ए सम हमको ये देती है, तो ये बड़ी यूजफुल है, इसी से सॉल्व करना है सब कुछ।
और एक चौथे नंबर का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये ध्यान में रखना, प्रैक्टिकल चीज तो ये है। देखो क्या कह रहा है कि अगर मैं किसी भी फंक्शन को ए टू बी डेफिनेटली इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो सबसे पहले मेक श्योर करो कि ये फंक्शन ए टू बी वेल डिफाइंड भी है क्या। फॉर एग्जाम्पल भी दिया देखो इसने, कि ये वाला फंक्शन है x × x² - 1 की पावर हाफ, को आपने -2 से 3 के बीच में इंटीग्रेट करना चाहा। ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो -2 और 3 इस तरीके से प्लॉट हो सकते हैं। ये हो गया -2 और ये हो गया 3, हो गया। अब इस फंक्शन पे गौर करो, 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। इस पार्ट पे रूट लगेगा। अब इस पार्ट पे रूट लगेगा तो क्या मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले सकता हूँ? ले सकते हो, x की वैल्यू 0। करो, क्या आएगा 0 लेंगे तो? रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, रियल ही नहीं है, बट 0 तो उसके बीच में तो आ रहा है। तो आपने जो लिमिट ली है उसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिस पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो भी ये सारी चीजें इंडेफिनेट इंटीग्रल में नहीं देखी जाती, बट डेफिनेट इंटीग्रल में हमको जो फंक्शन गिवन है और उसकी जो लिमिट गिवन है, वो फंक्शन गिवन लिमिट के अंदर हर एक पॉइंट पे वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर वो किसी भी पॉइंट पे वेल डिफाइंड नहीं है तो उसका कोई डेफिनेट इंटीग्रल भी नहीं है, नॉट डिफाइंड कह देंगे, डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट कह देंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ वाला याद रखना। फिफ्थ वाला वही कह रहा है, ये क्या कह रहा है, स्टेप्स स्टेप्स बता रहा है। तो स्टेप्स में देखो, ये सी से सी काट के सीधे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज पे, कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं ना। अभी सब्सटीट्यूशन नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम वाली 7.9 है, वैसे नई बुक में 7.8 है। करना स्टार्ट करें, बड़े इजी तरीके से हो जाएंगे। देखो कुछ एक क्वेश्चंस तो, लेट्स से दिस इज द गिवन इंटीग्रल आई, डेफिनेट इंटीग्रल, तो मैं क्या लिख दूंगा, हेयर, डिनोट तो आई से ही कराएंगे है ना। द गिवन डेफिनेट इंटीग्रल इज आई इक्वल टू, ओके, कोई डाउट नहीं है। अब क्या करना है, अब आपको जो गिवन फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर देना है जैसे अभी तक कर रहे थे, बट उसमें लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो अपन ऐसा कर देते हैं, पहला सवाल है तो अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। वी नो दैट, ताकि करना नहीं है एग्जाम में ये सारी चीजों को। डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी के आगे ए टू बी लिमिट लगा देना ये। और कैपिटल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल होता है ये, अपन ने पहले डिफाइन कर दिया तो अभी बताने की जरूरत नहीं है। और उसको फर्दर सॉल्व करें तो उसका मतलब ये होता है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स, ये अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन दे दी। सो इस हिसाब से जो आई आएगा वो क्या आएगा, तो पहले तो आप इसको इंटीग्रेट करो, यानी एफ ऑफ एक्स निकालो। तो इसका x+1 का इंटीग्रल बताओ क्या बनता है, और 1 का, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब उस तरीके से करें बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो फिर प्लस सी भी लगाओ, फिर बाद में तो अपन सी वी को भूल ही जाएंगे। और इस पे लिमिट लगाओ ए टू बी, तो हमको क्या लिमिट गिवन है, -1 to 1, तो -1 यहाँ लगाओ, 1 यहाँ लगाओ। इसका मतलब ये हो गया कि अब सी को हटा देना नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि सी माइनस सी कट गया। सीधे एफ ऑफ बी, यानी कि यहाँ पे एक्स की जगह 1 लगाओ, क्या लगाओ, 1² / 2 + 1, चलो एक बार के लिए सी भी लगा देते हैं। ये तो हमने एफ ऑफ बी निकाल दिया, एफ ऑफ बी निकाल दिया। अब क्या निकालना है, माइनस एफ ऑफ ए निकालना है। ए का मतलब अब एक्स की जगह -1 रखो, तो -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स की जगह अगेन -1 रखो और फिर प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में सी से सी तो गया, उसको सॉल्व कर दो, 1² यानी 1² / 2 यानी 1/2, 1/2 + 1 3/2, माइनस, इधर वही वन, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1² / 2 वही 1/2, और 1/2 वहाँ +1 था या -1 है, तो माइनस हाफ हो जाएगा।
ठीक है, और 3/2 प्लस हाफ कर देंगे, माइनस माइनस, यानी 3 + 1 4/2, यानी आंसर इज 2। ओके, अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल कभी भी आपको नेगेटिव आंसर नहीं देगा अगर आपने लिमिट छोटी से बड़ी रखी है तो। हाँ, आपने लिमिट ही गलत रखी है, बड़ी से छोटी, तो देगा ही देगा, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता। ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना आपने गलती करी है, और या फिर लिमिट उल्टी रखी हुई है। अगर लिमिट सही रखी हुई है छोटी से बड़ी, ये छोटी होनी चाहिए एज कंपेयर टू, मतलब ए शुड बी ऑलवेज लेस देन बी। अगर ये रूल फॉलो हुआ है तो डेफिनेट इंटीग्रल कभी नेगेटिव नहीं आएगा। ये रूल ब्रेक हुआ है तो फिर आ सकता है। ओके, समझ आया? क्लियर है? इसका मतलब ये है कि सपोज करो, ये सवाल तो हो गया हमारा, खैर थोड़ी सी इस पे चर्चा कर लेते हैं कि लेट्स से x+1, तो x+1 का ग्राफ तो बहुत सरल होता है, बना सकते हो। बताओ कैसे बनेगा? कंपेयर करो ना, सीखा था ना मैंने, स्ट्रेट लाइन mx+c, y = mx+c में ये c तो क्या होता है? y से डिस्टेंस होती है, y से डिस्टेंस कितनी है? 1। तो यानी कि ये यहां से पास होगा ये कर्व, और इसका स्लोप क्या है? स्लोप भी 1 है। स्लोप 1 मतलब 45 डिग्री का एंगल बनेगा, टेन 45 1 होता है, और एक्स एक्सिस का 45 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब ये कर्व कुछ ऐसा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये सब सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो देगा कर्व, आपको बनाना है ग्राफ, तभी तो एरिया निकालोगे, तो ये सब सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभी से ही थोड़ा सा सोचने में मजबूर कर दिया इसलिए मैंने। अब क्या कह रहा है ये, x = -1 से x = +1, तो x = -1 कहाँ होगा? लगभग मान लेते हैं यहाँ होगा। नहीं, इतना दूर नहीं होगा, ये थोड़ा सा और दूर होगा, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे ये 1 गैप लिया है, ये 1 गैप लिया है, तो 1 गैप के बराबर ही तो होगा, हाँ, तो लगभग इतना होगा ना। ये हो गया x = -1, और इतना ही गैप इधर लो, ये हो गया x = 1। तो इसके बीच का एरिया है 2 स्क्वायर यूनिट्स। इस कर्व एक्स एक्सिस और गिवन ऑर्डिनेट्स के बीच का एरिया क्या है? 2 स्क्वायर यूनिट्स। प्रैक्टिकली भी निकाल सकते हो, प्रैक्टिकली भी आप निकाल सकते हो, कैसे? मुझे बताओ जरा। ये ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स मतलब इसका इसका सम। अब इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। इसकी लेंथ निकालने का मतलब है कि x = -1 में रखूं फंक्शन में, x+1 में। हाँ, फंक्शन की क्या वैल्यू है, क्या ये बताओ? x = -1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। दैट मीन्स ये x = -1 यहाँ है, y की वैल्यू 0 आ रही है ना। तो एक्चुअली ट्रेपेजियम बन ही नहीं रहा, क्या बन रहा है? ये तो एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल का एरिया तो और आसान तरीके से निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हाफ इंटू बेस, बेस इसको मान लो, हाइट इसको मान लो, बहुत सरल हो गया तो काम ही। तो हाफ इंटू बेस कितना है? -1 +1 यानी 2, 2 यूनिट, तो ये हो गया, 2 कदम चल रहे हैं हम यहाँ पे। और हाइट निकालने के लिए अब आप ये वाली लेंथ निकालो, तो ये वाली लेंथ यानी x = 1 रखो वहां पे, तो 1 + 1 2, यानी कि 1, 2 है, 2, 2, 2, 2 आंसर। विथआउट इंटीग्रेशन हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया तो भी 2 आ रहा है, और विथ इंटीग्रेशन किया तो भी 2 आ रहा है। दैट मीन्स ये काम करता है, ये हवा में बात नहीं की जा रही है, एक्चुअली ये काम करता है, ये वाकई में एरिया अंडर द कर्व देता है। डन। अब सेकंड क्वेश्चन से फटाफट से पकड़ लो स्पीड, ये तो पहले क्वेश्चन को एग्जाम्पल के रूप में ले लिया हमने समझने के लिए। हाँ जी, 1/x dx। अब वो सारी चर्चा नहीं करेंगे जो अभी हमने इस पे करी। I = ये लिख दिया हमने, सीधा इंटीग्रेट करो। 1/x इंटीग्रल लॉग मॉडुलस x, इस पे लगा दो लिमिट। अब सी भी नहीं लगाना, सीधे लिमिट लगाओ 2 से 3। तो पहले 3 लगाओ, तो log 3 -log 2, और फर्दर सॉल्व कर दें तो log 3/2। अब जल्दीबाजी में हम एक सी लगा देते हैं, ये इंटीग्रल में तो सी लगता ही है। नहीं लगेगा, डेफिनेट है, ये खुद ही कांस्टेंट है, देखो, तो फिक्स कांस्टेंट है हमारे पास, एक न्यूमेरिक आंसर है, तो सी लगा दोगे तो फिर वापस इंडेफिनेट कर रहे हो आप। तो ये डेफिनेट में सी नहीं लगाना, आंसर देखो, दोनों का देखो, फर्स्ट का भी देखो, सेकंड का भी देखो। पहले वाले का मैच हो गया, क्या आ रहा था? 2 आ रहा था ना, इसका log 3/2। तो अगर ए और बी न्यूमेरिक गिवन है तो डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर न्यूमेरिक ही आएगा। जैसे ये न्यूमेरिक गिवन है तो आंसर न्यूमेरिक ही आएगा। हाँ, ए और बी न्यूमेरिक नहीं गिवन हो, कुछ और गिवन हो, ए कुछ वेरिएबल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो फिर वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही आएगा। चले नेक्स्ट, चलो करो इसका इंटीग्रल करो।
करो। 2 और 1 से लेके 2 है, तो पहले तो जनरल फॉर्म में करो। 4 x⁴/4 फिर 5 x³ बाय 3, बारिश आ गई। 6 x² बाय 2, 9 x। और लिमिट रखनी है, एक ही स्टेप में इंटीग्रल हो गया। लिमिट रखनी है 1 से 2। थोड़ा सॉर्ट आउट कर लो, जैसे 4 से 4 गया और 2 से 3 गया। तो ये क्या बन जाएगा, x⁴ -5/3 x³ +3 x² +9 x। इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 1 to 2। ओके, फाइन। ओके, अब जब टर्म्स एक से ज्यादा हो, वेरिएबल टर्म्स एक से ज्यादा हो, तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि सब में 2 रख दो, जितनी भी वेरिएबल टर्म्स है। फिर माइनस, फिर सब में 1 रख दो। ये पहला ऑप्शन है। यानी हम लिमिट के हिसाब से चले, पहले अपर लिमिट के हिसाब से सबको सॉल्व किया, फिर लोअर लिमिट। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि लिमिट के हिसाब से मत चलो, टर्म टू टर्म चलो। टर्म टू टर्म चलने का मतलब है कि पहली टर्म क्या है, इसमें 2 रखो, इसमें 1 रखो, अलग से सॉल्व करो। फिर -5/3 रख दो बाहर, -5/3। कांस्टेंट में तो वैसे भी 2 और 1 नहीं रखना ना। अब x³ में वही 2 और 1 रखो, उसको अलग से सॉल्व करो। फिर +3 है, उसको रख दो +3। अब तीसरी टर्म x², उसमें रखो, उसको सॉल्व करो। तो ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है टर्म टू टर्म चलना। बाकी आप वो काम भी कर सकते हो कि पहले सब में एक साथ ही 2 रख दिया और फिर बाद में एक साथ ही 1 रख दिया। तो फंक्शन पे डिपेंड करता है कन्वीनियंट ज्यादा क्या है। तो सपोज करो पहले 2 और 1 पहली टर्म में रख देते हैं, तो 2⁴ -1⁴ x की जगह 2 और 1 रखते हैं। ये पहली टर्म का काम खत्म। -5/3 तो वैसे भी कांस्टेंट है, उसमें तो रखेंगे नहीं, बचा x³ में भी वही रखो, x की जगह 2, तो यानी 2 का क्यूब, फिर -1 का क्यूब, प्लस फिर 3 बाहर रख दिया। अब x² है तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, +9 बाहर रख दिया और x की जगह 2 - 1। तो ये टर्म टू टर्म वाला तरीका चूज किया हमने। तो बहुत सारी टर्म्स हो तो टर्म टू टर्म चलो, और एक दो हो या तीन भी हो तो भी आप डायरेक्ट भी चल सकते हो उसमें, है ना। आ जाओ, 2⁴ 16, -1 15, -5/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब 8 -1 7, +3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, +9 इंटू 2 - 1 1। तो 15 -5 7 35/3 +3 3 9 +9। तो 15 9 9 18, 18 और 15 33, -35/3, 33 3 99, -35 होल डिवाइडेड बाय 3, 6 4 64/3। आंसर देखो, समझ आया। चलो नेक्स्ट, sin 2x। तो अब यहां से देखो, जैसे ही फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री हुआ तो लिमिट एंगल्स की फॉर्म में हो गई, क्योंकि इसमें x की वैल्यू एंगल्स है। तो वो ऑटोमेटिक सेट करके देगा, तुमको नहीं सोचनी वो चीज, है ना। I = this। sin 2x को पहले जनरली इंटीग्रेट करें जैसे करते हैं। बोलो क्या होता है sin 2x का इंटीग्रल, -cos 2x/2। 0 to π/4। अब इसमें आप ये भी कर सकते हो कि -1/2 आपने रख दिया बाहर और लिमिट cos 2x पे लगा दी, और नहीं तो फिर माइनस के साथ में भी चाहो तो कर सकते हो। तो लेट से -1/2 तो बिल्कुल बाहर रख दो। बचा क्या, cos 2x पर लिमिट लगा दो। मतलब वेरिएबल पार्ट पे लिमिट लगाई जाती है हमेशा, कांस्टेंट को बिल्कुल अलग कर दिया करो। और कांस्टेंट को साथ में लोगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो -1/2 तो जैसे बाहर था जो था। अब यहाँ पे x की वैल्यू एक बार, अब आपको लग रहा होगा कि यार इसका आंसर तो नेगेटिव आएगा, सर ने तो कहा था नेगेटिव आता ही नहीं है। लग रहा होगा, अब देखते हैं चलो, है ना। cos 2 × x की वैल्यू -cos 2 × x की वैल्यू। ठीक, तो -1/2, कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है बेटा। तो π/4 पे छोटा आंसर है और 0 पे बड़ा आंसर है, तो अंदर वाला नेगेटिव, अंदर वाला नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया ना पॉजिटिव। तो कुछ ऑटोमेटिक वो सेटअप ऐसा बैठेगा ना। तो क्या होगा, ये 2 टाइम cos π/2 क्या होता है 0, माइनस cos 0 क्या होता है 1। बन गया अंदर वाला नेगेटिव। डिक्रीजिंग में छोटे से बड़े में नेगेटिव आंसर आएगा, बड़े से छोटे में पॉजिटिव आंसर आएगा। साइन एक्स होता तो इंक्रीजिंग होता, उसमें फिर पॉजिटिव आता। तो -1/2 इंटू -1 यानी कि 1/2। आंसर देखो। चले नेक्स्ट।
cos 2x, ये लो आ गया। अब ये हो जाएगा sin 2x/2। तो sin 2x/2 का 1/2 ले लो बाहर। sin 2x बचा। इस पे 0 to π/2 लगाओ। अब बाहर नेगेटिव नहीं है तो अंदर भी नेगेटिव नहीं आएगा। पहले बाहर नेगेटिव था इसलिए अंदर नेगेटिव आया। sin 2 × π/2 माइनस sin 2 × 0। तो 1/2। sin 2 × पाई, साइन पाई क्या होता है? 0। और sin 0 क्या होता है? 0। तो आंसर 0 है, यानी कि इसमें एरिया बनेगा ही नहीं। ठीक है। एरिया इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये जो कर्व बनेगा, cos 2x का कर्व बनाना पड़ेगा उसको देखने के लिए। अभी तक अपन ने cos x का कर्व जरूर बनाया, cos 2x का कर्व नहीं बनाया। ठीक है। अच्छा, ये cos x होता तो फिर सोचो जरा। अगर ये cos x होता तो क्या फर्क होता है? 1/2 नहीं आता एक तो। फिर तो आता कुछ है ना। फिर तो यहाँ पे ये 2 नहीं होता एक तो, है ना। ये सीधे π/2। π/2 आंसर आता है फिर। π/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। तो cos x के केस में तो देखो, अब आप 0 to π/2 इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला पोर्शन एरिया का आएगा ना। ये 0 है, ये π/2 है, यही तो होता है cos x का कर्व। लेकिन cos 2x का कर्व ये नहीं होता। तो cos 2x का कर्व कुछ ऐसा बनेगा कि एरिया बनेगा ही नहीं। ठीक है, समझ आया? चलो नेक्स्ट। e⁻x। बोलो। e⁻x का इंटीग्रल लिमिट है 4 से 5। तो e⁻5 माइनस e⁻4, ज्यादा ज्यादा e⁻4 को कॉमन ले लो तो e−1 बच जाएगा। चेक करो किस फॉर्म में आंसर है नीचे वाले में। चले नेक्स्ट। tan x का इंटीग्रल log मॉडुलस sec x। log मॉडुलस sec x पे हमको लगाना है लिमिट 0 to π/4। तो ये बन जाता है log मॉडुलस sec π/4 माइनस log मॉडुलस sec 0। ठीक है। तो log sec π/4 बताओ कितना होता है? √2। तो log ऑफ √2 हो गया ये। माइनस sec 0 कितना होता है ये बताओ? 1। तो log 1 हो गया ये। अब log √2 तो मुझे नहीं पता, बट log 1 0 होता है। तो आंसर log √2 है। वैसे तो आंसर आ गया, चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो। √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर ½ हाफ नीचे आ जाएगा तो हाफ log 2। देखो आंसर। नेक्स्ट। cosec x बताओ। cosec x का इंटीग्रल, हाँ। log ऑफ cosec x माइनस sec x। इस पे लगाना है आपको π/6 से π/4। तो ये प्रैक्टिस के लिए सवाल है, बस मेन चीज तो समझ ही गया ना। सो लॉग ऑफ कॉसेक पहले तो आप π/4 पे लगाओ। अब इसमें आप ये नहीं कर सकते कि इसको पहले इस पे डाल दें, क्योंकि ये एक ही टर्म है। लॉग लग गया ना पीछे। अगर लॉग नहीं होता तो ये दो टर्म होती तो आप अलग अलग कर देते। तो इसमें तो एक बार सब में एक बार π/4 लगा के देखना पड़ेगा, फिर सब में ही π/6 लगा के देखना पड़ेगा ना। कॉसेक π/4 माइनस सेक। अब क्या होता है, जल्दीबाजी में बच्चा क्या करता है, इस पे π/4 लगाता है, इस पे π/6 लगाता है। पहले सब पे π/4 लगाओ। सेक π/4। पूरा क्लोज करो फंक्शन को। माइनस, अब वापस शुरू करो फंक्शन को। यानी फंक्शन को दो बार बोलना है, ऐसे समझो, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। लॉग कॉसेक π/6 माइनस सेक π/6। ठीक है, करें हम, वैल्यूज रखनी है बस। व्हाट इज कॉसेक π/4? √2। व्हाट इज सेक π/4? √2। ओके। व्हाट इज कॉसेक π/6? 2। एंड व्हाट इज सेक π/6? 2/√। तो ये तो 0 बन गया। log 0 तो डिफाइंड ही नहीं है। log 0 डिफाइंड है? नहीं, log तो पॉजिटिव नंबर्स में डिफाइन होता है ना। क्या गलती करी है फिर हमने? सोचो।
इंटीग्रल सही किया है। सही है। कोसेक एक्स का इंटीग्रल सही है क्या? सेक एक्स का क्या होता है, चलो ये बताओ। सेक एक्स का इंटीग्रल। इंटीग्रल सेक एक्स। ये सेक एक्स का है। ना तो ये कोसेक एक्स का है ना सेक एक्स का है। ये तो दोनों का नहीं है। सेक एक्स का क्या होता है बताओ। अच्छा, टेन एक्स का क्या होता है? अच्छा, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स का डेरिवेटिव। सेक एक्स। तो कौन से दो फंक्शन है शामिल है इसके डेरिवेटिव में? तो इसके इंटीग्रल में भी यही दो फंक्शन शामिल होंगे। सेक और टेन शामिल होंगे इसके इंटीग्रल में। तो सेक इसके इंटीग्रल में तो उसके इंटीग्रल में थोड़ा ना आएगा। क्या आएगा? कॉट। वही दो फंक्शन शामिल करने हैं जो उसके डेरिवेटिव में शामिल थे। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या था? डेरिवेटिव कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो फंक्शन कौन से दो शामिल थे, और माइनस भी था। तो वही दो फंक्शन आएंगे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे भी कॉट है। अब सही करो। तो कॉट पाई बाय फोर बताओ। वन। ठीक है। और ये तो सही किया। कॉट पाई बाय सिक्स बताओ। रूट थ्री। अब इसको सॉल्व करना है। तो लॉग ऑफ समथिंग माइनस लॉग ऑफ समथिंग क्या होता है? लॉग। लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ऑफ ए बाई बी। तो ए मतलब ऊपर आएगा रूट टू माइनस वन, और बी नीचे आएगा टू माइनस रूट थ्री। इसको रैशनलाइज कर दें। तो टू माइनस रूट थ्री है तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा? टू प्लस रूट थ्री, और इधर भी टू प्लस रूट थ्री। सो दिस इज इक्वल टू लॉग रूट टू माइनस वन को टू से करो, रूट टू इंटू टू, टू रूट टू, रूट टू इंटू थ्री, रूट सिक्स, माइनस वन इंटू टू माइनस टू, माइनस वन इंटू थ्री माइनस रूट थ्री। टू का स्क्वायर फोर, और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। फोर माइनस थ्री तो वन हो गया ये। केवल ऊपर वाला पोर्शन बचा। बस यही आंसर है, चेक करो किस फॉर्म में, ये देख लो। इसी में ही। यहाँ पे क्लोज कर दूं मतलब। ठीक है। और उस वाले में लिखें तो हम फोर माइनस थ्री वन हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो भाई डेरिवेटिव्स इंटीग्रल्स कम से कम डायरेक्ट तो याद रखो सही से। और खुद की गलती देखो पता चल जाती है। लॉग जीरो बना, लॉग जीरो होता है क्या कभी? लॉग का डोमेन क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो जीरो प्लस से स्टार्ट होता है वो। हाँ जी। कर लो एक आध और। ये तो डायरेक्ट इंटीग्रल दिख ही रहा है आपको। dx डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या होता है, इसका आंसर बताओ। हम्म। वन बाय। फिर डेरिवेटिव कर रहे हो। अब ये हालत हो जाती है बच्चे की इम्प्रॉपर प्रैक्टिस से। बताओ चलो, लॉग में क्या लगेगा? लॉग। हम्म। 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 और अगर प्लस होता तो? गलत कर रहे हो ना। अब बेटा कम से कम ये तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट ही दिखना दिखना चाहिए। और ये टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। वो जो साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स के बाद की मान लो यहाँ पे फोर हो, तब वो प्रॉपर्टीज लगाओ।
या इधर भी मान लो कि 16 हो, तब वो प्रॉपर्टीज लगा जो डायरेक्ट फॉर्मूला अपन ये बाद में आओ ना उन पे। तो ये इनका जिक्र तो हम पहली एक्सरसाइज की लिस्ट में ही कर चुके हैं ना, कि नहीं कर चुके हैं बताओ। तो वो तो देखते ही सबसे पहले आइडेंटिफाई होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आगे का पढ़ लिया तो शुरू का आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, फिर तो दिक्कत आएगी। ये तो हम शुरू में आइडेंटिफाई कर चुके हैं ना कि इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स है, पहली एक्सरसाइज का भी से भी पहले का पार्ट है, इंस्पेक्शन से हो जाएगा ये तो। ये टेन इनवर्स एक्स है। अब इसमें हम वो वाले रूल्स लगा के सोच रहे हैं तो आंसर तो चलो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, लेकिन कितना टाइम लग रहा है। हाँ, वन की जगह कुछ और हो या कुछ और हो तब आप एक ही फॉर्म में सोचो साइन इनवर्स एक्स बाई ए या जो भी, लेकिन जब एटलीस्ट वन लिखा हुआ है तो ये डायरेक्ट आइडेंटिफाई होना चाहिए एक ही सेकंड में। और वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। आप किए हुए क्वेश्चंस बार बार करो। आप जब भी फ्री हो, उठाओ वापस करना शुरू करो। आप एक बार भी मत सोचो कि मुझसे हो चुका है और मैंने एक्सरसाइज कर ली। बस जिस दिन आपने सोच लिया ना कि एक्सरसाइज तो मुझसे हो गई, जैसे अभी आपको अगर लग रहा हो कि मेरी 7 एक्सरसाइज हो गई, तो आपको बहुत बड़ा भ्रम है। आपकी 7 या 7 में से पहली भी नहीं हुई है। वो अप्रोच लेके चलो कि मेरे को करनी है, जब भी टाइम मिले फर्स्ट एक्सरसाइज उठा ली, सेकंड उठा ली, थर्ड उठा ली। यहाँ पे बिठा के मैंने कराई है, आपने नहीं करी है 7 एक्सरसाइज। 7.9 चल रही थी। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। साइन इनवर्स एक्स आएगा इसका, टेन इनवर्स एक्स आएगा। इस ये तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स पे लिमिट लगाओ, ये लगाओ टेन इनवर्स एक्स पे लिमिट लगाओ, लगा दो दोनों पे, 0 to 1। और ये भी 0 to 1 लिमिट भी सेम है। तो क्या बना ये साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। और ये क्या बना, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0। तो व्हाट इज साइन इनवर्स 1, पाई/2। व्हाट इज साइन इनवर्स 0, 0। मतलब प्रिंसिपल रेंज में बात कर रहे हैं अपन, है ना, फर्स्ट सेकंड वर्ड। और इधर टेन इनवर्स में बताओ, पाई/4 माइनस 0। सो इसका आंसर पाई/2, इसका आंसर पाई/4, चेक कर लो। हम्म। ये बोलो, ये अब आप उसमें से सोच सकते हो जो और हमने सीखे हैं एक्स्ट्रा वाले, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज में इंस्पेक्शन में डायरेक्ट नहीं आया था ना। बताओ क्या था इसका आंसर। 1/2a वाले तरीके से, है ना। तो 1/2a, एक ही जगह 1, आगे लॉग। हम्म। x-1 ऊपर, x+1 नीचे। ठीक है, अब इसमें से आप जब लिमिट लगाओ तो आप डायरेक्ट ही इसी पार्ट पे लिमिट लगाओ, लगाओ मत 1/2 पे, पहले लगाओ फिर निकालो। तो डायरेक्ट इस पे ही लगा दो, तो 1/2 बाहर। तो ये हो जाता है लॉग, एक्स की जगह 3 लगाओ, 3-1 यानी 2। एक्स की जगह 3 लगाओ, 3+1 यानी 4। ठीक है, 3 लगाया, दोनों जगह 3 लगाना है। ठीक है, माइनस अब दोनों जगह 2 लगाना है। ऐसे मत कर देना कि ऊपर 3 लगा दिया नीचे 2 लगा दिया, वही सोच रहा था अभी आपका दिमाग कि ये क्या हुआ। पहले दोनों जगह 3 लगाओ, फिर दोनों जगह 2 लगाओ। अब 2 लगाओ, 2-1 1, और 2+1 3। ये 1/2 हो गया ना। तो 1/2 बाहर, लॉग ए माइनस लॉग बी वही, लॉग a/b, यानी 1/2/1/3। मॉडुलस पे लगाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव आ गया वैसे भी। तो क्या हो जाएगा, 3/2। आंसर चेको, हाफ लॉग 3/2। अब देखो इसमें से आप, हम्म, चलो इतना करके आओ पहले कल, फिर बाकी कल ज़्यादा लोड नहीं देते। अब आपको काम क्या है, आज पहले तो मैं नोट्स वाली एक्सरसाइज ही भेजता हूँ, वो भी करनी है, और ये 11 क्वेश्चंस तो हो ही गए करीब करीब, तो ये भी करना है। ठीक है, जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड